साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार में। अपन बात कर रहे थे भारतीय संविधान के संदर्भ में, और संविधान के संदर्भ में आज अपन बात करने वाले हैं संविधान निर्माण को लेकर, यानी संविधान के परिचय के बारे में बात करेंगे। संविधान क्या होता है, किसको कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्यों संविधान कहा जाता है, संविधान शब्द कहाँ से आया, संविधान का जनक किसको माना जाता है, इनके संदर्भ में बात करेंगे। और उसके बाद संविधान निर्माण के संदर्भ में भारतीय प्रयास क्या रहे, अर्थात भारत के लोग कौन कौन से थे जिन्होंने कहा कि भले ही शासन अंग्रेज कर ले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारत के लोगों के लिए भी क्या होना चाहिए, एक संविधान होना चाहिए। देखिए साथियों, सबसे पहले शब्द की बात करें, किन की बात करें, शब्द की बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा ये जो संविधान शब्द है, कौन सा शब्द, ये जो संविधान शब्द है, ये संविधान शब्द जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कितने शब्दों से, दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसको एक तो बोलते हैं अपन सम धन विधान। दो शब्द कौन कौन से, एक तो सम और दूसरा कौन सा, विधान। देखिए जरा, सम का मतलब होता है समान, सम का मतलब क्या होता है, समान, और विधान का मतलब क्या होता है, कानून। विधान का मतलब क्या होता है, कानून, या फिर अपन सम को समूह भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, समूह। तो कानूनों का ऐसा समूह जो सभी के लिए समान हो, उसको क्या बोलते हैं अपन, संविधान बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा संविधान की परिभाषा क्या होगी, तो संविधान को अपन क्या कहेंगे कि संविधान किसको कहा जाता है, कानूनों के समूह या संग्रह को। संविधान किसको कहेंगे, कानूनों के समूह या फिर कानूनों का जो संग्रह होता है, उसी को अपन क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। देखिए साथियों, इसकी शुरुआत की बात करें तो आप लोगों को पता होगा एक घर को चलाने के लिए भी कुछ कानून बने होते हैं। हालांकि वो लिखित नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परंपराएं होती हैं, उसको फॉलो करना परिवार के प्रत्येक सदस्य की जिम्मेदारी होती है। और जब बात देश की आ जाए तो देश में भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने, संगठित करने एवं नियंत्रित करने के लिए लिखित एवं अलिखित कानूनों का जो समूह होता है, उसी को क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। मैंने क्या कहा कि संविधान किसको कहा जाता है, किसी भी देश की शासन व्यवस्था को, किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने, संगठित करने एवं नियंत्रित करने के लिए कानूनों का जो लिखित या अलिखित समूह होता है, उसी को क्या बोलते हैं, संविधान बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कानून लिखित भी हो सकते हैं और अलिखित भी हो सकते हैं, मतलब संविधान लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। देखिए जरा, इसकी परिभाषा के बारे में बात करें तो आपको ध्यान में रखना है, किसी भी देश की शासन व्यवस्था को, किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने, सुचारू रूप से संचालित, संगठित एवं नियंत्रित, सुचारू रूप से संगठित, संचालित एवं नियंत्रित करने के लिए लिखित एवं अलिखित, लिखित एवं अलिखित कानूनों के समूह को, लिखित एवं अलिखित कानूनों के समूह को संविधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संविधान कहा जाता है। क्लियर है ना बात। किसी भी देश की शासन व्यवस्था को क्या करने के लिए, संचालित करने के लिए, संगठित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए लिखित एवं अलिखित कानूनों का जो समूह होता है, उसी को क्या बोलते हैं अपन, संविधान बोलते हैं। अब संविधान में कहा कि संविधान लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। लिखित संविधान किसको कहेंगे और अलिखित संविधान किसको कहेंगे, उसके बारे में भी जानना जरूरी है। देखिए जरा, मैंने कहा ये जो संविधान है, ये जो संविधान है, संविधान को अपन दो भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो होगा लिखित या निर्मित संविधान। कैसा संविधान है, लिखित या निर्मित संविधान। और दूसरा कौन सा होगा, दूसरा होगा अलिखित या अनिर्मित संविधान।
अलिखित या अनिर्मित संविधान, अलिखित या अनिर्मित संविधान। अब बात आती है कि लिखित संविधान किसको कहेंगे और अलिखित संविधान किसको कहा जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं लिखित संविधान के बारे में। देखिए साथियों, लिखित संविधान का अच्छा एग्जाम्पल भारत ले सकते हैं, अमेरिका ले सकते हैं। किसी भी देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा निश्चित समयावधि में निश्चित कानूनों का जो निर्माण किया जाता है, जिसके माध्यम से उस देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? लिखित संविधान कहते हैं। आपने देखा होगा कि भारत में संविधान निर्माण के लिए एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन हुआ और उनके द्वारा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन समय भी निश्चित, और उसके बाद जो है कानून बनाए वो भी निश्चित। 395 आर्टिकल, 22 भाग और 8 अनुसूचियां। तो समय निश्चित, व्यक्ति निश्चित और कानून निश्चित, जिससे उस देश की शासन व्यवस्था को क्या किया जा सके? संचालित किया जा सके, नियंत्रित किया जा सके। ऐसे संविधान को क्या कहेंगे अपन? लिखित संविधान कहेंगे। देखिए जरा, सबसे पहले बात करते हैं लिखित संविधान के संदर्भ में। तो आपको ध्यान में रखना है, किसी भी देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने हेतु, शासन व्यवस्था को संचालित करने हेतु किसी भी देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने हेतु निश्चित समय में निश्चित कानूनों का जो निर्माण किया जाता है, निश्चित कानूनों का जो निर्माण किया जाता है, जिससे उस देश की शासन व्यवस्था संचालित हो सके, जिसे उस देश की शासन व्यवस्था संचालित हो सके, उसी को क्या कहते हैं अपन? लिखित संविधान कहते हैं। इसका अच्छा एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण के तौर पर अपन बात कर सकते हैं किसकी? अमेरिका। और दूसरा कौन सा देश आपको ध्यान में रखना है? भारत। कौन सा देश है? अमेरिका और भारत दोनों में कैसा है? लिखित संविधान है। एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन हुआ और उसके बाद में संविधान का क्या किया गया? निर्माण किया गया। आज उसी संविधान को आधार मानकर जो है अपन देश की शासन व्यवस्था को क्या कर रहे हैं? संचालित कर रहे हैं। संविधान देश की कैसी विधि है? सर्वोच्च विधि है। शासन व्यवस्था को संचालित करना है, उसे संगठित या नियंत्रित करना है, वो इसी संविधान के द्वारा किया जाता है। अगला मैंने बताया कौन सा संविधान? अलिखित या अनिर्मित संविधान। देखिए जरा, किसी देश की शासन व्यवस्था, किसी देश की शासन व्यवस्था वहां की परंपराओं, रीति रिवाजों एवं न्यायालय द्वारा समय समय पर दिए गए निर्णय के अनुसार संचालित होती हो, उस देश के संविधान को अपन क्या कहेंगे? अलिखित या अनिर्मित संविधान। उदाहरण के तौर पर अपन देख सकते हैं, कौन सा ध्यान में रखेंगे अपन? एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपसे पूछे तो आपको एक तो ध्यान में रखना है ब्रिटेन। कौन सा ध्यान में रखना है? ब्रिटेन। लेकिन ये ब्रिटेन तो सबको पता है। हाल ही के किसी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन से देश का संविधान अलिखित और अनिर्मित है? वहां ब्रिटेन विकल्प में था ही नहीं, ब्रिटेन विकल्प में नहीं था। ऐसी स्थिति में आपको 1-2 और देशों के नाम ध्यान में रखने हैं जिनमें लिखित संविधान नहीं है। तो ब्रिटेन के साथ दूसरा आप देश ध्यान में रख सकते हैं, कौन सा? इजराइल। और तीसरा आप ध्यान में रख सकते हैं, कौन सा? सऊदी अरब। कौन सा ध्यान में रख सकते हैं? सऊदी अरब। क्लियर है बात? तो संविधान जो है ये 2 प्रकार का होता है, एक तो लिखित होता है और दूसरा कौन सा होता है? अलिखित होता है। लिखित है इसका मतलब निश्चित कानून है, निश्चित समयावधि में निर्माण किया गया है। अलिखित का मतलब है वहां की कुछ
पुरानी परंपराएं, रीति रिवाज या न्यायालय में समय समय पर जो निर्णय दिया गया है उसी को आधार मानकर देश की शासन व्यवस्था का क्या किया जाता है, संचालन किया जाता है। यानी न्यायालय ने कोई निर्णय दिया और उसको क्या मान लेते हैं, कानून मान लेते हैं। वहाँ की कुछ पुरानी परंपराएं हैं जिसके आधार पर देश की शासन व्यवस्था चल रही है, उसी को क्या मान लेते हैं, कानून मान लेते हैं। तो लिखित में क्या होगा, लिखित कानून होंगे। अलिखित में होते तो लिखित ही हैं, अलिखित में ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन में लिखा कुछ नहीं है, ब्रिटेन में सारे कानून लिखे हुए हैं, बस उसकी स्पाइरल नहीं की गई है, एक निश्चित समय अवधि में नहीं लिखे हैं। कुछ कानून आज न्यायालय ने निर्णय दिया, कई 5 वर्ष पहले की परंपरा है, कुछ 20 वर्ष पहले का कोई कानून है। इस प्रकार से एक निश्चित समय अवधि में कानूनों का निर्माण नहीं हुआ है, जबकि भारत और अमेरिका में निश्चित समय अवधि में कानूनों का निर्माण हुआ है। इसलिए इसे लिखित संविधान बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, अलिखित संविधान कहा जाता है। अपन बात करें संविधान की, और मैंने आपको बताया कि संविधान जो है ये तो एक भौतिक वस्तु है। भाई कानून तो एक किताब में लिखे गए, संविधान तो क्या एक भौतिक वस्तु है। संविधान तो क्या एक भौतिक वस्तु है। अब साथियों यहां पर आपको ध्यान में रखना, संविधान का प्रतिनिधि किसको माना जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि संविधान का प्रतिनिधि कौन होता है। संविधान का प्रतिनिधि कौन होता है। संविधान का संरक्षक या अभिभावक तो अपन को पता है कि कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, लेकिन संविधान का प्रतिनिधि कौन होता है, तो आपको ध्यान में रखना है संविधान का प्रतिनिधि होता है राष्ट्राध्यक्ष। संविधान का प्रतिनिधि कौन होता है, राष्ट्राध्यक्ष होता है। ध्यान से सुनिएगा, संविधान का प्रतिनिधि कौन होता है, राष्ट्राध्यक्ष होता है। और ये जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, ये राष्ट्राध्यक्ष 2 प्रकार के होते हैं। राष्ट्राध्यक्ष कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं जो वंशानुगत, एक तो राष्ट्राध्यक्ष कैसे होते हैं, वंशानुगत, और दूसरे जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं वो कैसे होते हैं, निर्वाचित। भले ही प्रत्यक्ष रूप से हो और भले ही अप्रत्यक्ष रूप से हो, लेकिन होंगे क्या, निर्वाचित, वंशानुगत नहीं होंगे। अब देखिए जरा, अगर वंशानुगत की बात करें तो वंशानुगत का मतलब क्या होगा, या तो होगा राजा और या कौन होगी, रानी। जबकि निर्वाचित की बात करें तो यहां पर कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। अब जिस देश में राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत हैं, ध्यान से सुनिएगा, जिस देश में राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत हैं उस देश में क्या है, राजतंत्र है। उस देश में क्या है, राजतंत्र है। ध्यान से सुनिएगा, जिस देश में संविधान का प्रतिनिधि राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत है उस देश में क्या है, राजतंत्र है। उस देश में क्या है, राजतंत्र है। और जिस देश में संविधान का प्रतिनिधि निर्वाचित होता है उस देश में क्या होता है, गणतंत्र होता है। उस देश में क्या होता है, गणतंत्र होता है। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो आप ध्यान में रख सकते हैं कि राजतंत्र का उदाहरण, तो राजतंत्र कहां पर है, ब्रिटेन में है। और गणतंत्र कहां पर है, तो गणतंत्र आप कह सकते हैं कहां पर है, भारत में है। अब आपसे प्रश्न पूछे कि बताइएगा जरा, भारत गणतंत्र क्यों है, भारत गणतंत्र क्यों है, क्या भारत में संविधान है इसलिए गणतंत्र है। संविधान तो ब्रिटेन में भी है लेकिन ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न कितना लेवल का हो सकता है उसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते, क्योंकि वो तो पेपर सेटर पे डिपेंड करता है कि एग्जाम में प्रश्न किस प्रकार का पूछा जाए। लेकिन अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो लेवल भले किसी प्रकार का हो, आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, रट्टा नहीं मारना है। मैंने कहा संविधान का प्रतिनिधि अगर वंशानुगत है तो राजतंत्र है, और अगर संविधान का प्रतिनिधि निर्वाचित है तो गणतंत्र है। क्या भारत में संविधान लागू होने से भारत को गणतंत्र कहेंगे, नहीं। भारत में राष्ट्राध्यक्ष अर्थात राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, निर्वाचित होता है राष्ट्रपति, भले ही प्रत्यक्ष रूप से न हो, भले ही प्रत्यक्ष रूप से न हो, अप्रत्यक्ष रूप से हो, लेकिन जिस देश में राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं होता है, उस देश में क्या होता है, उस देश में गणतंत्र होता है। और जिस देश में राष्ट्राध्यक्ष जो हैं ये वंशानुगत होता है उस देश में क्या होता है, राजतंत्र होता है। क्या होता है, राजतंत्र होता है। इसके अलावा एक बात और आपको ध्यान में रखनी है, ब्रिटेन में भी लोकतंत्र है। ब्रिटेन में भी क्या है, लोकतंत्र है। तो ब्रिटेन में क्या है, लोकतंत्र प्लस राजतंत्र। ब्रिटेन में क्या है, लोकतंत्र प्लस राजतंत्र। और भारत में क्या है, तो भारत में है लोकतंत्र प्लस गणतंत्र। यानी गणतंत्र के साथ भारत में लोकतंत्र को स्वीकार किया, और ब्रिटेन में क्या किया गया, ब्रिटेन में लोकतंत्र के साथ किसको स्वीकार किया गया, राजतंत्र को स्वीकार किया गया।
अपन पढ़ते हैं और अपन मनाते भी हैं। 26 जनवरी को हम प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी को हम प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी को क्यों मनाते हैं? 26 जनवरी को क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने क्या ली थी? शपथ ली थी। ध्यान से सुनिएगा, संविधान के लागू होने से गणतंत्र नहीं मनाया जाएगा। संविधान के लागू होने से गणतंत्र नहीं मनाते। गणतंत्र या गणतंत्रता दिवस इसलिए मनाते हैं कि इस दिन भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने क्या ली थी? शपथ ली थी। इसीलिए हम इस दिन कौन सा दिवस मनाते हैं? गणतंत्रता दिवस मनाते हैं। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात आती है कि संविधान का जनक कौन है? संविधान का जनक कौन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न हो सकता है। संविधान का जनक, संविधान का जनक माना जाता है साथियों अरस्तु को। संविधान का जनक किसको माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है। अब अरस्तु को क्यों माना जाता है वो भी सुन लीजिएगा। अरस्तु ने क्या किया? अरस्तु ने 158 देश, 158 देश, उस समय देश को बोलते थे नगर राज्य। क्या बोलते थे? नगर राज्य। 158 देशों का शासन संचालन किस प्रकार होता है उसका अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद में 10 खंडों में एक पुस्तक का प्रकाशन किया। 10 खंडों में एक पुस्तक का प्रकाशन, 10 खंडों में एक पुस्तक का क्या किया गया? प्रकाशन किया गया। और उस पुस्तक को अपन क्या बोलते हैं? पॉलिटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलिटिक्स बोलते हैं। इसीलिए अरस्तु को किसका जनक माना जाता है? संविधान का जनक माना जाता है। अरस्तु बहुत अच्छे विद्वान थे। अरस्तु को संविधान का जनक ही नहीं, बहुत सारे ऐसे विषय हैं, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनमें जनक किसको माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है। क्लियर है बात? तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, संविधान का जनक किसको माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है। ये तो गए संविधान का जनक, या फिर मैं इसको संविधान का पिता भी कह दूं तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यानी संविधान का जनक कह दें या फिर इनको संविधान का अपन क्या कह सकते हैं? पिता भी कह सकते हैं। लेकिन प्रश्न ये पूछे कि बताइएगा जरा, संविधान की माता कौन है? किसको संविधान की माता कहा जाता है वो भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए जरा, संविधान की माता, संविधान की माता, अच्छा प्रश्न हो सकता है। दूसरा देखिए, दूसरा आपसे प्रश्न पूछा जाता है संविधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, संविधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, संविधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। तीसरा आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है आधुनिक संविधान का प्रेरक, आधुनिक संविधान का प्रेरक, आधुनिक संविधान का प्रेरक, आधुनिक संविधान का प्रेरक। अब देखिए जरा, सबसे पहले अपन बात करें कि इनकी संविधान की माता किसको कहा जाता है? संविधान की माता कहा जाता है मेरी वोलेस्नोक्राफ्ट को। किसको कहा जाता है? ध्यान से सुनिएगा, संविधान की माता कहा जाता है मेरी वोलेस्नोस्टोनक्राफ्ट, मेरी वोलेस्नोस्टोनक्राफ्ट को क्या कहा जाता है? संविधान की माता कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, हाल ही में यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया कि संविधान की माता किसको कहा जाता है, तो किसको कहेंगे? मेरी वोलेस्नोस्टोनक्राफ्ट को। अब बात आती है कि संविधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? सर हेनरी मैन ने। संविधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किन्होंने किया? सर हेनरी मैन ने संविधान शब्द का सर्वप्रथम क्या किया था? प्रयोग किया था। और आधुनिक संविधान का प्रेरक किसको माना जाता है? हम्बीराबी को। किसको माना जाता है? हम्बीराबी को क्या माना जाता है? आधुनिक संविधान का प्रेरक माना जाता है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो संविधान के जनक कौन हो गए? अरस्तु। संविधान के पिता भी कहते हैं। इसके बाद आपको ध्यान में रखना है माता किसको कहते हैं, संविधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, और साथ ही आधुनिक संविधान का प्रेरक किसको कहा जाता है। अब बात आती है कि संविधान का निर्माण में सर्वप्रथम जो है लिखित संविधान, हालांकि ये प्रश्न पूछने लायक नहीं है, आजकल के बदलते एग्जाम पैटर्न में ये प्रश्न नहीं पूछे जाते, लेकिन आपने को सामान्यतः पता होना चाहिए कि संविधान के लिखित संविधान का सबसे अच्छा उदाहरण अलिखित संविधान का
इसके अलावा पूछा जा सकता है एशिया का प्रथम संविधान, जो लिखित संविधान और सबसे नवीनतम संविधान, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। देखिए जरा, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि विश्व का सबसे प्रथम लिखित संविधान, विश्व का प्रथम लिखित संविधान, विश्व का प्रथम लिखित संविधान, और विश्व का प्रथम लिखित संविधान कौन से देश में अपन ध्यान में रखेंगे? अमेरिका। कौन सा देश ध्यान में रखेंगे? अमेरिका। दूसरा देखिए, विश्व का सबसे नवीनतम संविधान, विश्व का सबसे नवीनतम संविधान, विश्व का सबसे नवीनतम संविधान, और विश्व का सबसे नवीनतम संविधान आप लोगों को ध्यान में रखना कौन सा देश है? नेपाल। नेपाल के संविधान का नाम है संविधान 2072। संविधान का नाम क्या है? संविधान 2072। ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। नेपाल के संविधान का नाम है नेपाल आपके संविधान 2072, और इसका निर्माण हुआ था 2015 में। अगला देखिए, अगला आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि एशिया का प्रथम लिखित संविधान, ध्यान से सुनिएगा, एशिया का प्रथम लिखित संविधान, एशिया का प्रथम लिखित संविधान, एशिया का प्रथम लिखित संविधान, और एशिया का प्रथम लिखित संविधान आपको ध्यान में रखना है कौन से देश का? जापान का। एशिया का प्रथम लिखित संविधान भारत मत करके आ जाना, कौन सा करेंगे? जापान को करेंगे। अगला आपको ध्यान में रखना है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, सबसे बड़ा लिखित संविधान, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान आपको ध्यान में रखना कौन सा? भारत, क्योंकि भारतीय संविधान में 395 क्या है? आर्टिकल है। अनुच्छेद कितने हैं? 395 क्या है? आर्टिकल हैं। अगला आपको ध्यान में रखना है, अगर आपसे प्रश्न पूछे कि बताइएगा जरा विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान, विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान, लिखित संविधान, तो आप कौन सा ध्यान में रखेंगे? अमेरिका। कौन सा ध्यान में रखेंगे? अमेरिका रखेंगे। और अमेरिका के संविधान में मात्र कितने आर्टिकल हैं? 7 अनुच्छेद हैं। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका, विश्व का सबसे नवीनतम संविधान नेपाल, एशिया का प्रथम लिखित संविधान जापान, और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत, और विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान कौन सा ध्यान में रखेंगे? अमेरिका को ध्यान में रखेंगे। अमेरिका के संविधान में मात्र कितने आर्टिकल हैं? 7 आर्टिकल। लेकिन आपको यह भी ध्यान में रखना है कि 7 आर्टिकल का मतलब ऐसा नहीं है कि केवल 7 ही, जैसे भारत में आर्टिकल 1, 2, 3, 4 ऐसे नहीं है। एक आर्टिकल में बहुत सारी बातें लिख ली गई है, एक अनुच्छेद में बहुत सारी बातें लिख ली गई हैं। जैसे अपने भारतीय संविधान में क्या है? भारतीय संविधान में हर एक बात को अलग अलग आर्टिकल में उल्लेखित किया गया है, जबकि वहां पर तो संघ सरकार पूरा एक ही आर्टिकल, जैसे भारतीय संविधान में भाग नहीं है उसी प्रकार से वहां पर क्या उल्लेखित कर दिए गए? आर्टिकल उल्लेखित कर दिए गए। अब बात आती है कि संविधान निर्माण के संदर्भ में भारतीय प्रयास, यानी भारत में संविधान की मांग कब से की जाने लगी और किन्होंने कहा भारत में भी क्या होना चाहिए कि संविधान होना चाहिए? तो ध्यान से सुनिएगा, संविधान निर्माण के संदर्भ में भारतीय प्रयास, संविधान निर्माण के संबंध में, संविधान निर्माण के संबंध में भारतीय प्रयास, संविधान निर्माण के संदर्भ में कौन से प्रयास? भारतीय प्रयास। कि भारत के लोगों ने कब कब संविधान निर्माण के संदर्भ में क्या की थी? मांग की थी। देखिए जरा, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है 1895। कौन सा ध्यान में रखेंगे? 1895। व्यक्ति का नाम ध्यान में रखेंगे, बाल गंगाधर तिलक। क्या ध्यान रखेंगे? बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक ने कौन से स्थान पर? बंबई, जिसको आजकल अपन क्या बोलते हैं? मुंबई। बंबई में स्वराज विधेयक पर बोलते हुए, कौन से विधेयक पर बोलते हुए? स्वराज विधेयक पर बोलते हुए क्या कहा कि भारत के लोगों के लिए भी क्या होना चाहिए? कि संविधान होना चाहिए। संविधान की सर्वप्रथम मांग करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? बाल गंगाधर तिलक।
लेकिन साथियों बाल गंगाधर तिलक ने संविधान की अनौपचारिक मांग की थी। बाल गंगाधर तिलक ने संविधान की कैसी मांग की थी? अनौपचारिक मांग की थी। इसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि संविधान की अनौपचारिक मांग बाल गंगाधर तिलक करना है और संविधान की सर्वप्रथम मांग पूछे तो भी कौन सा करना है? बाल गंगाधर तिलक करना है। वर्ष ध्यान में रखिएगा 1895। उसके बाद नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है 1918। कौन सा ध्यान में रखेंगे? 1918। 1918 में व्यक्ति का नाम ध्यान में रखिएगा मदन मोहन मालवीय। क्या नाम है? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय जी ने क्या कहा था कि भारत के लोगों को आत्मनिर्णय की स्वतंत्रता प्रदान की जाए। 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 ये बात 1918 में किन्होंने कही थी? मदन मोहन मालवीय जी ने कही थी। क्या कहा था? कि भारत के लोगों को भी आत्मनिर्णय के संदर्भ में क्या प्रदान की जाए? स्वतंत्रता प्रदान की जाए। अब गांधी जी भला क्यों पीछे रहने वाले थे? गांधी जी ने 1922 में, कौन से वर्ष में? 1922 में गांधी जी ने अपनी एक पत्रिका लिखी और पत्रिका का नाम था यंग इंडिया। और यंग इंडिया में गांधी जी ने लिखा कि भारत के लोगों का राजनीतिक भविष्य स्वयं भारतीयों द्वारा निर्धारित किया जाएगा। तो अगला आपको ध्यान में रखना है 1922। 1922 में व्यक्ति कौन? महात्मा गांधी। क्या ध्यान में रखेंगे? महात्मा गांधी। और गांधी जी ने क्या कहा कि भारत के, उनकी पत्रिका ध्यान में रखनी है यंग इंडिया। पत्रिका का क्या नाम है? यंग इंडिया। और इस यंग इंडिया में लिखा कि भारत के लोगों का, क्या लिखा यंग इंडिया में? भारत के लोगों का राजनीतिक भविष्य, भारत के लोगों का राजनीतिक भविष्य स्वयं भारतीयों द्वारा निर्धारित किया जाए। स्वयं भारतीयों द्वारा निर्धारित किया जाए। स्वयं भारतीयों द्वारा निर्धारित किया जाए। ध्यान से सुनिएगा, भारत के लोगों का राजनीतिक भविष्य स्वयं भारतीयों द्वारा निर्धारित किया जाए। ऐसी बात किन्होंने कही थी? गांधी जी ने कही थी। क्या कहा था गांधी जी ने? कि भारत के लोगों का राजनीतिक भविष्य कौन तय करेंगे? स्वयं भारतीयों के द्वारा तय किया जाएगा। यानी ब्रिटेन के लोग, जो अंग्रेज भारत में हैं, उनको कोई अधिकार नहीं है कि वो भारत के लोगों का राजनीतिक भविष्य तय करें। इसके बाद अगला वर्ष आपको ध्यान में रखना है 1924। कौन सा ध्यान में रखेंगे? 1924। और 1924 में व्यक्ति का नाम ध्यान में रखेंगे कौन? तेज बहादुर सप्रू। क्या ध्यान में रखेंगे? तेज बहादुर सप्रू ने भी क्या कहा था कि भारतीयों के लिए भी क्या होना चाहिए? कि संविधान होना चाहिए। यानी अंग्रेज शासन कर रहे थे और अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के ऐसे बहुत सारे विद्वान हुए जिन्होंने क्या कहा था कि भारत के लोगों को आत्मनिर्णय की स्वतंत्रता प्रदान की जाए, उन्हें राजनीतिक मामलों में स्वतंत्रता प्रदान की जाए और भारत के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हो, भारत के लिए एक संविधान का निर्माण हो। जब बार बार संविधान की मांग की जा रही थी, इसी समय एक अंग्रेज अधिकारी था जिनका नाम था बर्केनहेड। अंग्रेज अधिकारी का क्या नाम था? बर्केनहेड। बर्केनहेड ने भारतीय लोगों को चुनौती दी और क्या कहा कि पहली बात तो भारतीयों का मतलब कौन? हिंदू को माने, मुस्लिम को माने, सिख को माने, ईसाई, तुम इस प्रकार से बटे हुए हो। हम अगर संविधान निर्माण के लिए किसी को कहें तो किसको कहें? दूसरी बात अंग्रेजों ने क्या कही कि भारत के लोग तुम तो असभ्य हो बिल्कुल ही, तुम्हें क्या पता कानूनों का निर्माण कैसे होता है? तुम्हें नहीं पता है कानूनों का निर्माण कैसे होता है, क्योंकि आपके यहां जितने भी कानून बने हैं वो सब के सब ब्रिटेन की संसद में पारित होकर फिर यहां लागू हैं। जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो लो, या उसके बाद में जो भी चार्टर एक्ट आए थे 1813, 33, 53 के, या फिर 1858 का अधिनियम हो लो, कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो यहां निर्मित किया गया है। उन कानूनों का निर्माण अंग्रेजों ने किया है और भारत के लोगों को कोई सूझबूझ है ही नहीं को कानूनों का निर्माण करे। इससे बेहद नाराज हो गए थे मोतीलाल नेहरू। नेहरू जी ने कहा इतनी हिम्मत आपकी, हमें ये कहे कि आप असभ्य, हमने इतने दिन सहन किया, इसका मतलब ये होगा कि तुम कुछ भी कहे जा रहे हो। नेहरू जी ने कहा कि हम संविधान का निर्माण करेंगे,
तो बर्केनहेड ने जो चुनौती दी थी उस चुनौती को स्वीकार किया था किन्होंने, मोतीलाल नेहरू ने। और नेहरू जी ने एक नेहरू कमेटी बनाई। लेकिन बर्केनहेड ने एक बात और कह दी, और क्या कहा कि नेहरू जी आप संविधान का निर्माण भले ही कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संविधान को मानने वाले भी तो होने चाहिए ना। कानून आप बना लो लेकिन कानून को मानने वाले भी होने चाहिए। नेहरू जी ने कहा मानेंगे कौन, हम बना रहे तो हम तो मान ही रहे हैं कि नहीं, आपके मानने से कुछ नहीं होगा। दो बड़े राजनीतिक दल हैं वर्तमान में भारत में, मैं तत्कालिक भारत की बात कर रहा हूं, वहां पर जब बात कर रहा हूं 1928 की। दो बड़े राजनीतिक दल हैं, कौन कौन से, एक तो कांग्रेस और दूसरा मुस्लिम लीग भी अब अस्तित्व में आ चुकी थी, अच्छा खासा काम कर रही थी, ठीक है। दोनों राजनीतिक दलों ने अगर आपके द्वारा निर्मित संविधान को मान लिया तो हम आपके संविधान को स्वीकृति प्रदान कर देंगे। नेहरू जी ने कहा कि मुस्लिम लीग भला क्यों नाराज होगी, हम सबको साथ में लेकर इस प्रकार के कानूनों का निर्माण करेंगे जिससे भारत की शासन व्यवस्था और भारत के लोगों का राजनीतिक हित हो। 1928 में, ध्यान से सुनिएगा, 1928 में एक अंग्रेज अधिकारी था, अंग्रेज अधिकारी, और अंग्रेज अधिकारी का नाम था बर्केनहेड। कौन सा हेड, बर्केनहेड। अंग्रेज अधिकारी था बर्केनहेड। अंग्रेज अधिकारी का क्या नाम था, बर्केनहेड। 1928 में बर्केनहेड ने भारतीय लोगों को क्या दी थी, चुनौती, और 1928 में ही इस चुनौती को स्वीकार किया था किन्होंने, मोतीलाल नेहरू जी ने। 1928 में ही इस चुनौती को स्वीकार किया था किन्होंने, मोतीलाल नेहरू जी ने, मोतीलाल नेहरू जी ने। और नेहरू जी ने एक कमेटी बनाई जिसको क्या कहा गया, नेहरू कमेटी। क्या कहा गया, नेहरू कमेटी। और इस नेहरू कमेटी के द्वारा ही एक रिपोर्ट तैयार की गई जिसको अपन क्या बोलते हैं, नेहरू रिपोर्ट। क्या बोलते हैं, नेहरू रिपोर्ट। लेकिन नेहरू रिपोर्ट जैसे ही लेकर गए किनके पास है, मुस्लिम लीग के पास। अंग्रेजों की तो नीति यही थी कि तुम, नेहरू जी कैसा ही कानून बना के ले आए, अंग्रेजों ने किसको कहा, मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना को, कि आपको तो उसको क्या करना है, अस्वीकार करना है। अंग्रेजों की नीति क्या थी, फूट डालो और राज करो। और जैसे ही नेहरू रिपोर्ट लेकर गए तो मोहम्मद अली जिन्ना ने, किन्होंने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट को क्या कर दिया, नेहरू रिपोर्ट को क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट को क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। और इस नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जिन्ना ने क्या दिया था, 14 सूत्रीय मांग पत्र। 14 सूत्रीय मांग पत्र नेहरू रिपोर्ट के विरोध में दिया गया था। किन्होंने दिया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन नेहरू रिपोर्ट जो है अपने आप में संविधान के निर्माण में एक महत्वपूर्ण, अपन कह सकते हैं, एक कदम था जो भारतीयों के द्वारा किया गया था। 1928 में नेहरू रिपोर्ट तैयार हुई, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे अस्वीकार कर दिया। और जिन्ना ने जैसे ही अस्वीकार किया तो अंग्रेज तो यही चाहते थे, अंग्रेजों ने तो पहले ही शर्त रख दी थी, अंग्रेजों ने भी नेहरू रिपोर्ट को क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। अब एक कम्युनिस्ट नेता थे M.N. रॉय, वामपंथी नेता कौन थे, M.N. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय। उन्होंने कहा बहुत हो गया, अब हमें संविधान से कम कुछ भी स्वीकार नहीं होगा। अर्थात इससे पूर्व जो संविधान की मांग तो हो रही थी, लेकिन वो सारी की सारी अनौपचारिक मांग थी। पहली बार व्यक्तिगत रूप से संविधान की मांग करने वाले व्यक्ति कौन थे, M.N. रॉय। उसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए जरा, 1934 में M.N. रॉय, M.N. रॉय का पूरा नाम ध्यान से सुनिएगा, मानवेंद्र नाथ रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय। 1934 में M.N. रॉय, जिनका पूरा नाम क्या है, मानवेंद्र नाथ रॉय, ने व्यक्तिगत रूप से किसकी मांग की, संविधान निर्माण की। व्यक्तिगत रूप से किसकी मांग की, संविधान निर्माण की मांग की गई। किनके द्वारा, M.N. रॉय के द्वारा। बहुत बार अलग अलग एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि व्यक्तिगत रूप से संविधान की मांग करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे, M.N. रॉय थे। जबकि अगर आपसे प्रश्न पूछे कि बताइएगा जरा, संविधान की सर्वप्रथम मांग करने वाले कौन थे, व्यक्तिगत शब्द नहीं लिखा है, संविधान की सर्वप्रथम मांग करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे, तो कौन सा करेंगे, बाल गंगाधर तिलक को करेंगे।
लेकिन अगर प्रश्न पूछे कि व्यक्तिगत रूप से संविधान की मांग करने वाले कौन थे, तो आप कौन सा ध्यान में रखेंगे? M.N. रॉय को ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए जरा, इसके बाद अगला आपको ध्यान में रखना है कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन। क्या ध्यान में रखेंगे? कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन। कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन, कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे, फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्पष्ट शब्दों में संविधान की मांग की, संविधान निर्माण की मांग की, संविधान निर्माण की मांग की। यह आपको ध्यान में रखना है। कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में, कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में? फैजपुर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा? स्पष्ट शब्दों में संविधान की क्या की? मांग की। 1936-37 का यह फैजपुर अधिवेशन था और इसी फैजपुर अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा यह मांग की गई कि संविधान से कम हमें कुछ भी स्वीकार नहीं होगा। इसके बाद पंडित नेहरू जी के संदर्भ में दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, किनके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा यह मांग की गई कि संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन जो है ये किसके आधार पर होना चाहिए? वयस्क मताधिकार के आधार पर। संविधान सभा का गठन किसके आधार पर होना चाहिए? वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। ऐसी मांग भी करी थी किन्होंने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब करी थी? 1938 में। लेकिन साथियों, आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि बताइएगा जरा, संविधान के संदर्भ में सर्वप्रथम मांग करने वाला प्रथम राजनीतिक दल कौन सा था? प्रथम कौन सा राजनीतिक दल था जिन्होंने कहा था भारत के लिए संविधान होना चाहिए? कांग्रेस नहीं करना है, मुस्लिम लीग भी नहीं करना है, उसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा स्वराज दल। ध्यान से सुनिएगा, संविधान की मांग करने वाले, संविधान की मांग करने वाले प्रथम राजनीतिक दल, संविधान की मांग करने वाले प्रथम राजनीतिक दल। और प्रथम राजनीतिक दल में आपको ध्यान में रखना है कौन सा दल था? स्वराज दल। कौन सा दल? स्वराज दल। कांग्रेस और मुस्लिम लीग मत करके आ जाना। प्रश्न अच्छा हो सकता है कि संविधान की मांग करने वाले प्रथम राजनीतिक दल का क्या नाम था? स्वराज दल था। और स्वराज दल की स्थापना, ये जो स्वराज दल है, इस स्वराज दल की स्थापना किन्होंने करी थी? मोतीलाल नेहरू जी ने। किन्होंने करी थी? मोतीलाल नेहरू जी। और मोतीलाल नेहरू जी के साथ ही एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था चित्तरंजन दास। क्या नाम था? चित्तरंजन दास। इन्होंने कांग्रेस से पृथक होकर एक राजनीतिक दल का गठन किया गया, स्वराज दल। और इसी स्वराज दल ने मांग की थी कि भारत के लिए क्या होना चाहिए? कि संविधान होना चाहिए। लेकिन कुछ ही समय बाद इस स्वराज दल का कांग्रेस में क्या कर दिया गया? पुनः विलय कर दिया गया। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। संविधान निर्माण के संदर्भ में कौन से प्रयासों के बारे में बात कर रहे हैं? भारतीय प्रयास। अब प्रश्न एग्जाम में किस प्रकार का पूछा जाएगा वो भी सुन लीजिएगा जरा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान के संदर्भ में भारतीय प्रयासों के संदर्भ में असुमिलित हैं। एक तरफ वर्ष दे देंगे और दूसरी तरफ व्यक्तियों के क्या दे देंगे? नाम दे देंगे। जैसे सबसे पहले अगर आपसे पूछे कि बताइएगा जरा 1895 में, तो 1895 में कौन सा ध्यान में रखेंगे? बाल गंगाधर तिलक। क्या ध्यान में रखेंगे? बाल गंगाधर तिलक। दूसरा, अगर आपसे पूछे 1918, तो 1918 में क्या ध्यान में रखेंगे? मदन मोहन मालवीय। क्या ध्यान में रखेंगे? मदन मोहन मालवीय। अगर आपसे पूछे 1922, तो 1922 में क्या ध्यान में रखेंगे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। अगर आपसे प्रश्न पूछे 1924, तो 1924 में ध्यान में रखेंगे तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू।
अगर आपसे प्रश्न पूछे 1928 तो 1928 में क्या ध्यान में रखेंगे? मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। अगर आपसे प्रश्न पूछे 1934 तो 1934 में कौन सा ध्यान में रखेंगे? एम.एन. रॉय। और एम.एन. रॉय ने साथियों कौन सी पार्टी का गठन किया था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको अपन क्या बोलते हैं? सीपीआई। सीपीआई के संस्थापक कौन थे? एम.एन. रॉय थे, जिन्होंने 1934 में व्यक्तिगत रूप से किसकी मांग की थी? संविधान की मांग की थी। अब बात करते हैं संविधान के संदर्भ में अंग्रेजों के प्रयास। संविधान के संदर्भ में कौन से प्रयास? अंग्रेजों के प्रयास। ध्यान से सुनिएगा, संविधान के संदर्भ में, संविधान के संदर्भ में अंग्रेजों के प्रयास। संविधान के संदर्भ में किनके प्रयास? अंग्रेजों के प्रयास। अंग्रेजों ने कब कब कहा था कि भारत में एक संविधान का निर्माण कर लेंगे? देखिए, प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध में भारत के लोगों ने ब्रिटेन की मदद की थी, और गांधी जी तो आपको पता होगा, गांधी जी इसके पूरे पक्ष में थे। गांधी जी ने गांव गांव घूमकर जो भारतीय लोगों को सेना में शामिल होने की बात कही, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की मदद की थी। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में भारत ने ब्रिटेन की मदद करने से क्या कर दिया? मना कर दिया, और कहा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम ब्रिटेन की किसी भी प्रकार से कोई मदद नहीं करेंगे, क्योंकि पहली बात तो ब्रिटेन हमारी एक भी मांग को स्वीकार नहीं कर रहा, और दूसरी बात है हम तो पराधीन राष्ट्र के निवासी हैं, और पराधीन राष्ट्र का विश्व से कोई लेना देना नहीं होता है। यह बात किन्होंने कही थी? भारत के राजनेताओं ने कही थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था धोरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्रों के मध्य। ब्रिटेन किसकी ओर से लड़ रहा था? आपके मित्र राष्ट्रों की ओर से। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में स्थिति यह हुई कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मित्र राष्ट्र एक स्थिति में पराजित होने की कगार पे थे, यानी मित्र राष्ट्रों की स्थिति पूरी तरीके से कमजोर हो चुकी थी, और धुरी राष्ट्र लगातार क्या होते जा रहे थे? प्रभावी होते जा रहे थे। तो जो मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन के साथ और जो देश थे, उन्होंने इस मांग को रखा कि क्यों ना भारत की मदद ली जाए। अब भारत की मदद लेने के लिए ब्रिटेन ने कहा भारत के लोग तो संविधान का निर्माण की मांग करें, तो एक लॉलीपॉप दे दीजिएगा कि जैसे ही ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होगा, जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा, हम भारत के लिए क्या कर देंगे? संविधान निर्मात्री सभा का क्या कर देंगे? गठन कर देंगे। और उसी के संदर्भ में जो है 1940 में, कौन से वर्ष में? 1940 में अंग्रेजों के द्वारा एक प्रस्ताव भारत भेजा गया, जिसको अपन क्या बोलते हैं? अगस्त प्रस्ताव। क्या बोलते हैं? अगस्त प्रस्ताव बोलते हैं। अगस्त प्रस्ताव भारत आया, और लेकर कौन आए थे? लॉर्ड लिनलीथ को। कौन लाए थे? लॉर्ड लिनलीथ को। और लॉर्ड लिनलीथ को ने क्या कहा कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होगा, जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा, हम भारत के लिए एक संविधान निर्मात्री सभा का क्या कर देंगे? गठन कर देंगे, और उस संविधान निर्मात्री सभा में अल्पसंख्यक वर्ग के को अलग से जो हितों का ध्यान रखा जाएगा, और एक युद्ध परिषद का गठन किया जाएगा। इससे पूर्व जो है 1940 में कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन हुआ था। 1940 में कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन हुआ था। रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद। रामगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस ने इस बात को पूरी जोर देके इस बात को स्वीकार किया कि भारत में जल्द ही एक संविधान निर्मात्री सभा का क्या किया जाए? गठन किया जाए। तो रामगढ़ अधिवेशन के बाद में 1940 में जब ये प्रस्ताव भारत आया, तो उन्होंने इस बात को कहा कि हम जो हैं संविधान निर्मात्री सभा का गठन कर देंगे, लेकिन संविधान निर्मात्री सभा का गठन कब होगा? कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के बाद में होगा। तब तक एक युद्ध परिषद बनाई जाएगी, और भारत की बदले में भारत के लोगों को क्या करना होगा? ब्रिटेन की क्या करनी होगी? मदद करनी होगी। भारतीय लोगों ने इसे क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने तो इसको क्या कहा था? दरवाजे में लगी हुई जंग की कील के समान। क्या कहा था? दरवाजे में लगी हुई जंग की कील के समान है कौन सा प्रस्ताव? अगस्त प्रस्ताव। देखिए जरा, अगस्त प्रस्ताव में क्या कहा गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन कर दिया जाएगा। एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन कर दिया जाएगा।
लेकिन करेंगे कब? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो जाएगा उसके बाद में। दूसरी बात क्या कही? एक युद्ध परिषद का गठन किया जाए। एक युद्ध परिषद का क्या किया जाएगा? गठन। युद्ध परिषद का गठन किया जाएगा। एक युद्ध परिषद का क्या किया जाएगा? गठन किया जाएगा। और तीसरी बात आपको ध्यान में रखनी है, क्या कहा? कि अल्पसंख्यक वर्ग का ध्यान रखा जाएगा। किसका ध्यान? अल्पसंख्यक का मतलब कौन है? मुस्लिम लीग। अल्पसंख्यक वर्ग का क्या रखा जाएगा? ध्यान रखा जाएगा। लेकिन अगस्त प्रस्ताव को भारत के लोगों ने क्या कर दिया? अस्वीकार। और बदले में भारत को क्या करना होगा? बदले में भारत को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की क्या करनी होगी? मदद करनी होगी। कि हम संविधान निर्मात्री सभा का गठन तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बदले में भारत को क्या करना होगा? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की क्या करनी होगी? मदद करनी होगी। इस बात को ध्यान में रखना है। बदले में क्या करना होगा? तो बदले में भारत के लोगों को ब्रिटेन की क्या मदद करनी होगी? ब्रिटेन की द्वितीय विश्व युद्ध में क्या करनी होगी? मदद करनी होगी। क्या करनी होगी? मदद करनी होगी। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरीके से क्या कर दिया गया? अस्वीकार कर दिया गया। और अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार करने के बाद में, ध्यान से सुनिएगा, अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अगस्त प्रस्ताव को दरवाजे में लगी जंग की कील के समान बताया। ऐसा दरवाजा जिसमें जंग की क्या लगी हुई है? कील लगी है, धीरे धीरे पूरे दरवाजे को क्या कर देगी? खोखला कर देगी। ऐसे प्रस्ताव को हम किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। अगस्त प्रस्ताव के बाद में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत करी। और व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम क्या बनाया गया? प्रथम सत्याग्रही बनाया गया। और उसके बाद में नेहरू जी जो हैं ये सेकंड सत्याग्रही बने। तो अगस्त प्रस्ताव के बाद में गांधी जी ने, किन्होंने? महात्मा गांधी जी ने किसकी शुरुआत करी? व्यक्तिगत सत्याग्रह की। व्यक्तिगत सत्याग्रह की क्या की थी? शुरुआत। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की थी। और इसमें ध्यान में रखना है कि प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। और सेकंड कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। सेकंड कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी अंग्रेजों ने भारत के संविधान के निर्माण में पहला प्रयास किया था अगस्त प्रस्ताव 1940, लेकिन अगस्त प्रस्ताव को भारतीय लोगों ने क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। इसके बाद 1942 में अगला प्रस्ताव आता है। 1942 में अगला प्रस्ताव आता है जिसको अपन क्या बोलते हैं? क्रिप्स प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव? क्रिप्स प्रस्ताव। और क्रिप्स प्रस्ताव लेकर कौन आते हैं? स्टैफर्ड क्रिप्स प्रस्ताव लेकर आते हैं। और इसमें क्या कहा जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद संविधान सभा का गठन कर दिया जाएगा। तब तक एक अंतरिम सरकार का गठन कर देंगे। बहुत सारे ऐसे लॉलीपॉप भारत की जनता को दिए गए, भारत के नेताओं को दिए गए, लेकिन अगस्त प्रस्ताव के बाद क्रिप्स प्रस्ताव को भी भारतीय नेताओं ने क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। और कहा नेहरू जी ने कहा था ये तो दिवालिया बैंक का चेक है, जबकि गांधी जी ने क्या कहा? ये तो पोस्ट डेटेड चेक है। अब इसकी दिनांकी जा चुकी है, हम ऐसी जांचों में आने वाले नहीं है। हमें तो अभी के अभी संविधान निर्मात्री सभा की आप क्या करें? घोषणा करें। तो अंग्रेजों ने दो ऐसे प्रस्ताव लाए थे और दोनों ही प्रस्तावों को भारतीयों ने क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। कि स्टैफर्ड क्रिप्स प्रस्ताव और क्रिप्स प्रस्ताव में ध्यान में रखना है, इसमें क्या प्रावधान था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के पश्चात द्वितीय
विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात ही संविधान सभा का गठन किया जाएगा। संविधान सभा का क्या किया जाएगा? गठन किया जाएगा। संविधान सभा का क्या किया जाएगा? गठन किया जाएगा। और दूसरी बात इसमें आपको ध्यान में रखनी है, और क्या कहा कि जो रियासतें और जो प्रांत इस संविधान सभा में शामिल नहीं होना चाहते वो अपना अलग से संविधान बना सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्या कहा कि वे रियासतें या फिर प्रांत अगर इस संविधान में शामिल नहीं होना चाहिए तो अलग से अपना क्या कर सकते हैं? अलग संविधान का निर्माण कर सकते हैं। इस बात से कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही नाराज हो गए। दोनों ने क्या कहा कि ये किस प्रकार की बातें करें, इस प्रकार से तो भारत में बहुत सारे संविधान बन जाएंगे और बहुत सारे संविधान, हम तो मांग कर रहे हैं कि भारत का एक ही संविधान बने, और मुस्लिम लीग कह रही थी हमें अधिकार दे दिया जाए कि हम जो है एक अलग से संविधान बनाएंगे। लेकिन आप तो कह रहे हैं जो प्रांत भारत में शामिल नहीं होना चाहता या जो प्रांत अपने इस संविधान को नहीं माने वो अलग अलग जो है वो संविधान का निर्माण कर सकता है। तो इस बात को अस्वीकार कर दिया गया और क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार करके अस्वीकार कर दिया गया। और अस्वीकार करने के बाद में गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी जी ने कहा था कि ये तो पोस्ट डेटेड चेक है। कैसा चेक है? पोस्ट डेटेड चेक है। और दूसरी और बात करें किनकी? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की। तो नेहरू जी ने क्या कहा था? ये तो दिवालिया बैंक का चेक है। दिवालिया बैंक का चेक। और दिवालिया बैंक का चेक होने का मतलब है कि जिसका बैंक ही दिवालिया हो चुका है, अब हमें आप चेक दे रहे हैं कि जाइए बैंक से पैसा निकाल लीजिए, लेकिन बैंक तो क्या हो चुका है? दिवालिया हो चुका है। अब ऐसे चेक की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। और गांधी जी ने क्या कहा है? अब तो दिनांक की जा चुकी है चेक की, पोस्ट डेटेड चेक हैं, इसे हम किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। अंग्रेजों ने संविधान निर्माण के संदर्भ में 2 प्रस्ताव भारत लाए थे और दोनों ही प्रस्ताव भारतीय लोगों ने क्या कर दिए? अस्वीकार कर दिए। कौन कौन से? अगस्त प्रस्ताव और दूसरा कौन सा प्रस्ताव? क्रिप्स प्रस्ताव। इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटेन में क्या होते हैं? चुनाव होते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के पश्चात ब्रिटेन में चुनाव होते हैं और ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बनते हैं। कौन है? क्लीमेंट एटली। एटली उदारवादी नेता थे, लेबर पार्टी यानी मजदूर दल से संबंधित थे, और उन्होंने भारत के संविधान निर्माण के लिए 3 सदस्यों का एक दल भारत भेजा, जिसे क्या कहा जाता है? कैबिनेट मिशन। इसमें ब्रिटेन की मजबूरी भी थी, और मजबूरी ये थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन अमेरिका के कर्ज से पूरी तरीके से दब चुका था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन अमेरिका के कर्ज से पूरी तरीके से दब चुका था। अब ब्रिटेन ने हाथ खड़े कर दिए और अमेरिका जैसा कह रहा था वैसा ही कौन कर रहा है? ब्रिटेन कर रहा है। अमेरिका ने दबाव बनाया ब्रिटेन पर और ब्रिटेन से क्या कहा कि जो भी आपके पराधीन राष्ट्र हैं उनको तुरंत प्रभाव से क्या किया जाए? स्वतंत्र किया जाए, और वहां पर संविधान निर्माण के संदर्भ में संविधान सभा का क्या किया जाए? गठन किया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात क्या ध्यान में रखेंगे? द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन बने? क्लीमेंट एटली। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन बने? क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के क्या बने? प्रधानमंत्री बने। ध्यान से सुनिएगा, जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी, स्वतंत्रता के समय भी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली ही थे। ऐसा कहा जाता है कि एटली जो हैं ये उदारवादी नेता थे। कैसे नेता थे? उदारवादी नेता थे। और एटली जो हैं ये किन से संबंधित थे? लेबर पार्टी से संबंधित थे, मजदूर दल से संबंधित। कौन सी पार्टी? लेबर पार्टी। ध्यान से सुनिएगा, भारत की स्वतंत्रता के समय, भारत की स्वतंत्रता के समय भी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ही थे।
भारत की स्वतंत्रता के समय भी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली ही थे। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। एटली ने क्या किया? एटली ने 3 सदस्यों का एक मिशन भारत भेजा, जिसे अपन क्या कहते हैं? कैबिनेट मिशन। यानी एटली ने एक मिशन भारत भेजा जिसे क्या कहा जाता है? कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन भारत कब आता है? 1946 में। इस कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3। एक तो आपको ध्यान में रखना है सर पैथिक लॉरेंस। कौन थे? सर पैथिक लॉरेंस। दूसरा आपको ध्यान में रखना है स्टेफर्ड क्रिप्स। स्टेफर्ड क्रिप्स। और तीसरा आपको ध्यान में रखना है एवी अलेक्जेंडर। एवी अलेक्जेंडर। कितने सदस्य थे? 3। और तीनों ही ब्रिटेन की सरकार की कैसे मंत्री थे? कैबिनेट मंत्री। ये तो थे भारत सचिव, और आप सभी को पता है भारत सचिव ब्रिटेन की सरकार का कैबिनेट मंत्री। ये ब्रिटेन की सरकार में थे व्यापार मंत्री, और ये ब्रिटेन की सरकार में कैसे मंत्री थे? नौसेना मंत्री। तीनों ही ब्रिटेन के सरकार के कैसे मंत्री थे? कैबिनेट मंत्री थे। इसलिए इस मिशन का नाम क्या हो गया था? कैबिनेट मिशन। तीनों ही ब्रिटेन की सरकार के कैसे मंत्री? कैबिनेट मंत्री थे। इसलिए इस मिशन का नाम क्या हो गया था? कैबिनेट मिशन। और अगर आपसे प्रश्न पूछे कि बताइएगा जरा कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? सर पैथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1946। कैबिनेट मिशन ने क्या कहा? भारत में एक संविधान सभा होगी। भारत में एक ही संविधान सभा होगी। एक ही संविधान सभा होने का मतलब है कि मुस्लिम लीग अलग संविधान सभा की मांग कर रही थी, उसकी मांग को क्या कर दिया उन्होंने? अस्वीकार कर दिया। ध्यान से सुनिएगा, कैबिनेट मिशन ने क्या कहा था कि भारत में एक संविधान सभा होगी। भारत में क्या होगी? एक संविधान सभा होगी। कितनी संविधान सभा होगी? एक ही संविधान सभा होगी। इसका मतलब हुआ कि मुस्लिम लीग की मांग को अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग की मांग को अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग की मांग को क्या कर दिया गया? अस्वीकार कर दिया, और कहा भारत में एक ही संविधान सभा होगी। दूसरी बात क्या कही कि संविधान सभा में कितने सदस्य होंगे? तो कैबिनेट मिशन ने कहा कि इस संविधान सभा में, जो संविधान सभा होगी, इस संविधान सभा में 389 सदस्य होंगे। कैबिनेट मिशन के अनुसार भारत की संविधान सभा में कितने सदस्य होंगे? 389। कैबिनेट मिशन के अनुसार भारत की संविधान सभा में कितने मेंबर होंगे? 389 सदस्य होंगे। अब पूछा गया 389 ही क्यों होंगे? तो ध्यान से सुनिएगा, प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर, प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर, प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर संविधान सभा में एक व्यक्ति को प्रतिनिधित्व, एक व्यक्ति को क्या दिया गया? प्रतिनिधित्व दिया गया। एक व्यक्ति को क्या दिया गया? प्रतिनिधित्व दिया गया। यानी प्रत्येक 10 लाख। अच्छा प्रश्न हो सकता है कितने लाख की जनसंख्या पर संविधान सभा में एक व्यक्ति को प्रतिनिधित्व दिया गया? 10 लाख की जनसंख्या पर संविधान सभा में एक व्यक्ति को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। अगली बात ध्यान से सुनिएगा। अगली बात कैबिनेट मिशन में क्या कही थी कि जब तक संविधान का निर्माण नहीं हो जाता तब तक एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। और नंबर 4 पे ध्यान में रखना है कि देशी रियासतों को भी इसी संविधान को मानना क्या होगा? बाध्यकारी होगा। यहां पर मैंने कहा कि इस कैबिनेट मिशन में 389 सदस्य होंगे और प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या होगी। 10 लाख की जनसंख्या पर एक, यानी उस समय भारत की जनसंख्या थी 389 गुणा कितने लाख? 10 लाख। उसमें भारत भी शामिल था, उस समय पाकिस्तान भी शामिल था। मैं बात कर रहा हूं 1946 की। और उस समय बांग्लादेश भी शामिल था। अपन जनसंख्या तो कब बढ़ी? आजादी के बाद में। जैसे ही स्वतंत्र हुए तो स्वतंत्र होने के बाद आजादी का भरपूर फायदा आपने कहां उठाया? जनसंख्या बढ़ाने में। यानी 1950 से लगाकर 1980 का दशक जो है ये जनसंख्या विस्फोट का दशक माना जाता है। किसका दशक माना जाता है? जनसंख्या विस्फोट का दशक माना जाता है। भयंकर तेज गति से जनसंख्या यहां पर बढ़ी थी।
उसके बाद में जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो परिवार नियोजन जैसी सुविधाएं जो शुरू हुई, लोगों को जागरूक किया गया और क्या कहा कि भाई साहब थोड़ा सा रुक जाओ और जनसंख्या की बजाय दूसरे जो हैं काम किया करो। ठीक है, तो उस समय जनसंख्या आपको ध्यान में रखनी है। भारत की जनसंख्या कितनी थी? 389 गुणा कितने लाख? 10 लाख। इस 389 को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों। कितने भागों में? 3 भागों में। 292 सदस्य तो कहां से आएंगे? ब्रिटिश प्रांतों से। 292 कहां से आएंगे? ब्रिटिश प्रांतों से। 4 सदस्य कहां से आएंगे? तो 4 सदस्य आएंगे चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से। बाकी बच के कितने? 93, और 93 कहां से आएंगे? देसी रियासतों से। 93 कहां से आएंगे? देसी रियासतों से आएंगे। और ये जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र 4 कौन कौन से? ध्यान से सुनिएगा। एक तो अजमेर मेरवाड़ा, कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा, और अजमेर मेरवाड़ा कहां पड़ता है? राजस्थान में। दूसरा आप ध्यान में रखेंगे कुर्ग, और कुर्ग कहां पड़ता है? कर्नाटक में। तीसरा आप ध्यान में रखेंगे बलूचिस्तान, कौन सा ध्यान में रखेंगे? बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान कहां पड़ता है? पाकिस्तान में। और नंबर 4 आप ध्यान में रखेंगे कौन सा? दिल्ली। कितने चीफ कमिश्नरी क्षेत्र? 4। कौन कौन से? अजमेर मेरवाड़ा, कुर्ग, बलूचिस्तान और दिल्ली। सभी से कितने कितने सदस्य आएंगे? 1-1। ये जो 93 देसी रियासतों के थे, इनको कहा गया आप तो क्या करेंगे? मनोनीत करेंगे। देसी रियासतों के जो मेंबर हैं वो संविधान सभा में देसी रियासतों के राजा जो हैं इन सदस्यों को मनोनीत करेंगे। और बाकी कितने बच गए? 292 प्लस 4 बराबर कितने? 296। 296 पर क्या करवाया जाएगा? चुनाव करवाया जाएगा। क्या करवाया जाएगा? चुनाव करवाया जाएगा। ये बातें सारी की सारी किसमें उल्लेखित थी? कैबिनेट मिशन में। अब कैबिनेट मिशन की सिफारिशों को कैसे लागू किया गया, इसको अपन पढ़ेंगे अगली क्लास में। लेकिन एक बार मैं वापस से रिपीट कर देता हूं आपके लिए। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले अपने बात की, संविधान शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। सम प्लस विधान, यानी समान विधान, यानी समान कानून। 2 प्रकार का संविधान होता है, लिखित और अलिखित। लिखित कहां पर है? भारत में। अलिखित कहां है? ब्रिटेन, इजराइल और सऊदी अरब में। इसके बाद मैंने कहा संविधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था सर हेनरी मैन ने। संविधान के जनक अरस्तु को माना जाता है। संविधान की माता मेरी वोल्सनोक्राफ्ट को माना जाता है। आधुनिक संविधान के प्रेरक हम्बीराबी को माना जाता है। संविधान के संदर्भ में भारतीय प्रयास की बात करें तो सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक का नाम ध्यान में रखना है। उसके बाद में 1895 में तिलक, उसके बाद 1918 में मदन मोहन मालवीय, उसके बाद में 1922 में महात्मा गांधी, 1928 में मोतीलाल नेहरू, 1934 में एम.एन. रॉय। उसके बाद कांग्रेस ने मांग की फैजपुर अधिवेशन में, और 1938 में जो हैं किन्होंने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा कि संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। लेकिन एक पार्टी या दल के रूप में संविधान की मांग सर्वप्रथम करने वाली कौन सी पार्टी थी? स्वराज पार्टी थी। और स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। अब बात करते हैं संविधान के संदर्भ में अंग्रेजों के प्रयास। पहले 2 प्रयास विफल रहे। पहला प्रयास आया था अगस्त प्रस्ताव 1940 लॉर्ड लिनलीथ को, लेकिन उसे क्या कर दिया गया? अस्वीकार। उसके बाद में 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव, स्टेफर्ड क्रिप्स, इसे भी क्या कर दिया? अस्वीकार। ब्रिटेन में चुनाव हुए, नए प्रधानमंत्री एटली बने, और एटली ने 3 सदस्यों का एक मिशन भारत भेजा, जिसे क्या कहा गया? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर थे, सर पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। तीनों ही ब्रिटेन की सरकार के कैसे मंत्री? कैबिनेट मंत्री। इसलिए इस मिशन को क्या कहा गया था? कैबिनेट मिशन कहा गया था। इन्होंने कहा कि भारत में एक ही संविधान सभा होगी, और उसमें कितने सदस्य होंगे? 389, अर्थात प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर संविधान सभा में 1 सदस्य होगा। 389 को 3 भागों में बांटा। 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से, और 93 आपके कहां से? देसी रियासतों से राजा क्या करेंगे? मनोनीत करेंगे। और बाकी 296 सीटों पर क्या होंगे? चुनाव करवाएंगे अपन अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। तब तक पढ़ते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।